Hello everyone, welcome to my channel Scholar Spot. So in this video, we are going to continue the series of PT365 environment released by Vision IAS for the year 2023. So इस वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे ये वाला टॉपिक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल। इसकी जो पिछली वीडियो थी पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है जिसमें इसके पहले के सारे यूनिट्स कवर्ड है। आप वीडियो को देख सकते हैं, आप चैनल के पेज पे जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल है क्या। बेसिकली ये न्यूज में इसलिए थी बिकॉज इसका जो 62nd मीटिंग है इसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड GEF 7 को क्लोज कर दिया गया। इसका जो ये 4 ईयर फंडिंग साइकिल है इसको क्लोज करके इसका GEF 8 साइकिल स्टार्ट हुआ है। अब ये है क्या GEF 7, ये क्या करता, क्या इसका काम क्या है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल का जो ये 7th राउंड था ये एक्चुअली सेफगार्ड करता है वर्ल्ड के फॉरेस्ट को, लैंड, वाटर, क्लाइमेट एंड ओशंस, बिल्ड ग्रीन सिटीज, प्रोटेक्ट थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ एंड टैकल मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन। तो अगर आप इस टॉपिक को देखो तो बेसिकली ये क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है उन सबको सेफगार्ड करने का एक टारगेट रखता है। सो इसकी हाइलाइट्स क्या क्या थी, ये जो GEF 7 जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 7 का काउंसिल था, इसकी हाइलाइट्स देखते हैं। जो लेजर्स है, लीडर्स है, इन्होंने प्लेज किया है कि वो जो नेचर में स्पीसीज लॉस हुआ है उनको रिवर्स करेंगे बाय प्रोटेक्टिंग लैंड एंड ओशन टेरिटरी विद ग्लोबली इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो जितने भी लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स, उन्होंने प्लेज किया है कि वो नेचर में जितना भी स्पीसीज लॉस हुआ है उस डैमेज को वो रिकवर करेंगे बाय द ईयर 2030। Okay, then next let's see, 29 donor countries, they have pledged for $5.33 billion for GEF 8 replenishment period. Okay, तो यहाँ पर इन लोगों ने इतना प्लेज किया है कि इतना ये लोग इन्वेस्ट करेंगे टू मीट नेचर एंड क्लाइमेट टारगेट्स, address threats from climate change, land degradation and chemicals and waste, and easing pressure on ocean and international water. Okay, तो जितने भी threats हैं जो climate change से related है, लैंड डिग्रेडेशन की वजह से हो रहे हैं, जो भी केमिकल है, वेस्ट वाटर है, उसकी वजह से जितना भी इंटरनेशनल वाटर्स में डैमेज क्रिएट हो रहा है, जितना भी नुकसान हो रहा है, वो सभी सारे इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल की कि ये है क्या। तो ये एक्चुअली एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। इसमें बेसिकली 32 मेंबर्स है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू अपॉइंट किए गए हैं। अब ये जो 32 मेंबर्स है वो कैसे लिए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आप देख लो यहाँ पर कि यहाँ पर जो 14 मेंबर्स हैं वो डेवलप कंट्रीज से आए हैं, 16 फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज एंड 2 फ्रॉम इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। ओके, तो ये याद रखना है दैट GEF इज अ मेन गवर्निंग बॉडी। और यहाँ पर जो मेंबर्स हैं ये लोग सभी के सभी एक साथ सारे नहीं इसमें आते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट, बिकॉज यहाँ पर अगर आप टोटल मेंबरशिप देखोगे तो इसमें यहाँ वाले इस बॉक्स में देख लो यहाँ पर कितने दिए, 185 मेंबर्स दिए। तो ये लोग कैसे होते हैं, रोटेशन के बेसिस पे इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, मतलब हर एक कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो रोटेशन बेसिस पे आएगी। इंडिया प्रेजेंटली मेंबर है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एंड इट इज कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इंडिया के साथ साथ आप देख सकते हो बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव्स है, नेपाल और श्रीलंका भी है, ठीक है। सो इंडिया इज अ मेंबर टू दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। दे मीट ट्वाइस एनुअली, हर साल में ये 2 बार मिलते हैं और ये डिसीजंस कंसेंसस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो कंसेंसस के बेसिस पे ये लोग डिसीजंस लेते हैं। अगर आप इनके फंक्शंस की बात करो तो ये क्या करते हैं, ये डेवलप करते हैं, इवेल्युएट करते हैं पॉलिसीज को, जो कि पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिक फैसिलिटीज, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज की फाइनेंस एक्टिविटीज को ध्यान में रख के बनाई जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि ये एक्चुअल में है क्या, इसका एस्टैब्लिशमेंट वगैरह क्या क्या है देख लेते हैं। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC USA में है एंड इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1992 में रियो अर्थ समिट के टाइम पे। और ये एक ऐसा मल्टीलेटरल फंड है जो कि पूरे एस्पेक्ट को, एनवायरमेंटल हेल्थ को कवर करता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कंट्रीज को सपोर्ट करें, डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करें और ज्यादातर एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर फोकस करके ये काम करता है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, केमिकल वेस्टेज है, केमिकल चेंज है, इंटरनेशनल वाटर्स एंड लैंड डिग्रेडेशन है। तो ये सारी सारी चीजों को कवर करता है। मेंबरशिप की हमने बात कर ली है कि 185 टोटल मेंबर कंट्रीज है एंड इंडिया इज अ मेंबर टू दिस। अभी अगर हम देखें तो इसमें जो फंड्स है जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज कंट्रोल करता है वो बेसिकली यहाँ पर 2 नाम दिए गए हैं। एक है आपका, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, एक है आपका यहाँ पर स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड
and least developed countries fund, that is your SCCF and LDCF. And it also supports Montreal Protocol, Global Ship Ballast Water Treaty, UN Law of the Sea Treaty, मार्पोल ट्रीटी. ओके, तो ये इन सबको भी सपोर्ट करता है. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो 5 मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस को सपोर्ट करता है. एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का चांस है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 5 मेजर कन्वेंशन कौन से हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज Convention on Biological Diversity. Second one is your United Nations Framework Convention on Climate Change. Okay. Then Minamata Convention on Mercury. And the last one, second last is Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. And the last one is United Nations Convention to Combat Desertification. Okay, तो ये याद रखना है. एक तो है आपका CBD Convention on Biological Diversity, UNFCCC, that is your United Nations Framework Convention on Climate Change, Minamata Convention on Mercury, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, and United Nations UNCCD, that is your United Nations Convention to Combat Desertification. So I hope कि आपको ये clear हो गया Global Environment Facility. अभी इसके फंड्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि जो फंड्स मैनेज करता है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी वो है क्या. एक साइड पे आपको दिया गया है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, and on the other side you have least developed countries fund. दोनों की अगर एस्टैब्लिशमेंट की आप बात करो तो दोनों को भी 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था. जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है ये फाइनेंस करता है उन प्रोजेक्ट्स को जो रिलेटेड है एडेप्टेशन से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से, कैपेसिटी बिल्डिंग, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन. और ये सपोर्ट करता है ऐसे प्रोग्राम्स को जो असिस्ट करती है, जो हेल्प करती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पार्टीज को. ठीक है. और अगर आप LDCF की बात करो तो ये ऐसा एग्जिस्टिंग फंड है जो फाइनेंस करता है प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शंस को. और ये क्या, इसका काम क्या होता है, नापास इसको आप बोल सकते हो, नेशनल अडेप्टेशन फॉर प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन यूज एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई अ कंट्रीज प्रायोरिटी फॉर अडेप्टेशन एक्शंस. और अगर आप देखो सो यहाँ पर ये जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है ये वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी ओपन है. यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि न्यू क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रेटजी फॉर द ईयर 2022 to 26 पीरियड विल फोकस SCCF सपोर्ट इन द फॉलोइंग टू प्रायोरिटी एरियाज. तो अगर 2022 से 2026 तक की बात करो तो SCCF सपोर्ट करेगा दो प्रायोरिटी एरियाज को. एक तो होगा आपका सीड्स, दैट इज सपोर्टिंग द एडेप्टेशन नीड्स ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, एंड द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन एंड प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट. और यहाँ पर अगर आप देखो LDCF में तो ये सपोर्ट करेगा नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स को, नैप्स को, एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वर्क प्रोग्राम अंडर द UNFCCC. अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज है, जैसे कि एक दिया गया है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम SGP 2022 ने मार्क किया इसका 7th फेज, और ये जॉइंटली इम्प्लीमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज UNDP and the Energy and Resource Institute, that is TERI. It is a corporate program of the Global Environment Facility and it was launched in 1992 during Rio Earth Summit. और इसका काम क्या है कि ये लोकल सिविल सोसाइटी को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि वो डेवलप कर पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए अपने इनोवेटिव लोकल एक्शंस को जो ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज से रिलेटेड है. एंड these also works closely with the GEF projects and program. It also supports 136 countries and funds grants up to $50,000. Okay, so I hope this is clear. Global Environment Facility Small Grants Program. Now let us discuss some other initiatives in news. The first one is Major Economics Forum on Climate and Energy. So Major Economics Forum की मीटिंग हुई थी इस एम्बिशन के साथ कि वो बिल्ड करेंगे और एक टारगेट अचीव करेंगे ऑन द प्रोग्रेस अचीव्ड एट COP26 by further strengthening climate action which also addresses urgent energy and food security concern. जैसे आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से एक एनर्जी अर्जेंसी डेवलप हो गई है और फूड सिक्योरिटी के कंसर्न्स आ चुके हैं हमारी वर्ल्ड में, तो इसको एड्रेस करने के लिए मेजर इकोनॉमिक्स फोरम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा रहा है उनकी मीटिंग में. ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2009 में बाय US प्रेसिडेंट और इसका एम क्या है कि ये डायलॉग्स को फैसिलिटेट करे. जो मेजर एमिटिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, जो भी मेजर एमिटर्स है
ओके, उन सबको एक डायलॉग फैसिलिटेट करें इनके बीच में, और उनके साथ एफर्ट्स डिस्कस करें कि क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं या फिर हम क्लाइमेट चेंज को कैसे सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप इसकी मेजर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की बात करो तो आपको दिखेगी ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, यूके एक्सेट्रा। एंड ये जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है, ये रफली रफली बोला गया है दैट दे अकाउंट फॉर 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। तो ये जीडीपी अगर आप देखो तो प्रोडक्टिविटी वाइज तो ये काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इनके हाथ में, लेकिन साथ ही साथ ये मेजर एमिटर्स भी है। ठीक है, तो ये मेजर इकोनॉमीज फोरम में कुछ न्यू इनिशिएटिव्स भी अनाउंस किए गए। सबसे पहले बोला गया है यहाँ पर कि ग्लोबल मीथेन प्लेज एनर्जी पाथवे बनाया गया है, जिसमें हम लोग मीथेन लीक्स के साथ लीक्स की प्रॉब्लम को, वेंटिंग को, फ्लेरिंग फ्रॉम द ऑयल एंड गैस सेक्टर को टैकल करेंगे। कलेक्टिवली 2030 तक के हम लोग जीरो एमिशन व्हीकल गोल सेट कर रहे हैं, ग्रीन शिपिंग चैलेंज रख रहे हैं एंड एक्सेट्रा। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कलेक्टिवली हम लोग 2030 तक जीरो एमिशन व्हीकल गोल सेट करें ग्रीन शिपिंग चैलेंज के साथ साथ, जिसमें हम लोग टारगेट करें कि हम लोग एमिशन जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से है उसे हम रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट वन इज क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन चैलेंज। अभी आपको जैसे पता है कि हम लोग मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी फ्यूल यूज के लिए, तो हम लोग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के ऊपर चैलेंजेस हम लोग देखने वाले, डेमोन्स्ट्रेशन हम देखने वाले हैं इससे। और इसके साथ साथ जैसे कि हमने देखा कि फर्टिलाइजर इफिशियंसी को इंक्रीज करके हम ये एफर्ट्स ले रहे हैं कि हम लोग फूड सिक्योरिटी को भी एनहांस कर सकें। एंड इंडिया आल्सो कॉल्ड अपॉन द मेंबर्स ऑफ major economies forum to launch a global movement on life. Okay, so you have to remember this, this is important. Next is World Green Economy Summit, that is your WGES. So Union Minister of Environment, Forest and Climate Change ने Ministerial Roundtable for Green Economy in Dubai UAE अटेंड किया है। अब ये है क्या, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट है क्या? बेसिकली ये यूएई ने लेड किया है एंड इट एम्स टू प्रोपल एक्शन टू डिलीवर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब इसमें अलग अलग पूरे वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स अलग अलग क्रिटिकल सेक्टर्स में जो पूरे पूरे वर्ल्ड से आएंगे, ये डायरेक्टली फोकस करेंगे ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी एजेंडा पे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट बेसिकली यूएई ने लीड किया है। अब इसमें क्या दिया है कि ये लोग सस्टेनेबल फ्यूचर के ऊपर फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज योर क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। इंडिया इज होस्टिंग द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। इसमें अलग अलग टॉपिक्स जैसे एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन पावर, ग्रीन स्टील एंड हाइड्रोजन, इन टॉपिक्स पे डिस्कस किया जाएगा इस मीटिंग में। हाई लेवल ग्लोबल फोरम 29 मेंबर कंट्रीज का बनाया गया है और इसका एम क्या है कि ये लोग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को प्रमोट करें जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जिसमें इसके थ्रू हम लोग नॉलेज शेयर कर सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम GCEAF। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट लेने वाले हैं GCEAF में एट पीटर्सबर्ग यूएस। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मीटिंग है जहां पर 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और एक जॉइंट कन्वेंशन होगा जहां पर 13 क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड 7th मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल विल बी होस्टेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये आपको नाम याद रखना है, पीटर्सबर्ग में होगा ये। ओके, और ये ऐसी मीटिंग होगी जहां पर 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और ये जॉइंटली कन्वेन किया जाएगा CEM13 एंड 7th मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल के थ्रू। नेक्स्ट इज योर साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव। Actually, this is a partnership between CDP, which is a global non-profit organization, United Nations Global Compact, World Resource Institute and Worldwide Fund for Nature। और ये क्लाइमेट एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर्स को एनेबल करेगा ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो साइंस बेस्ड एमिशन रिडक्शन टारगेट्स को सेट करें। एंड इट इज आल्सो द लीड पार्टनर ऑफ बिजनेस एम्बिशन फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस कैंपेन। और ये कैंपेन एक ग्लोबल कोलिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज लीडर्स, मोबिलाइजिंग कंपनीज का है जो सेट कर चुके हैं नेट जीरो साइंस बेस्ड टारगेट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल। इट इज अ ग्लोबल फोरम फॉर्म्ड इन 2020। तो अगर आप देखो तो जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल को फॉर्म किया गया था 2020 में। इसका एम ये है
कि ये ग्लोबल ट्रांजिशन जीरो एमिशन व्हीकल्स के थ्रू पेस करें, एक्सेलरेट करें इसको। कॉप 26 में इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन दिया था अपना बाय नीति आयोग। इट पार्टिसिपेटेड इन द फोर्थ मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑफ द ZEVTC, that is a zero emission vehicle transition council, and it brings together ministers and representatives of some of the world's largest automobile markets, and they collectively address the challenges in the transition to ZEVs, that is your zero emission vehicles। जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि हम लोगों का सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है वो व्हीकल्स से ही आता है, राइट। तो अभी हम लोग एम कर रहे हैं कि हम लोग क्लीन एनर्जी यूज करें। तो यहाँ पर इस काउंसिल के थ्रू इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया ने भी अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कॉप 26 में। और यहाँ पर बहुत सारे जो वर्ल्ड के बेस्ट लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट्स है, ये सब लोग मिलकर कलेक्टिवली एड्रेस करेंगे इस ट्रांजिशन को, कि कैसे हम लोग फास्टर, चीपर और इजी ट्रांजिशन ला सके। ओके, नेक्स्ट इज लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट, LCCM। सो यहाँ पर इसको अनाउंस किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ अर्बन अफेयर्स के थ्रू एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो NIUA एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट दे जॉइंटली अनाउंस दिस। इट इज अ प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम, और इसका एम ये है कि ये बिल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सके अर्बन प्रोफेशनल्स में, ताकि वो क्लाइमेट एक्शंस के लिए एफर्ट्स लें। इट envisions capacitating 5,000 professionals and preparing them to champion climate change adaptation and mitigation solutions। और इसमें बोला गया है कि मैसूरू became the first delivery partner of LCCM program। ठीक है, आपको याद रखना, मैसूरू became the first first delivery partner of LCCM program। Next we have green events tool। So जो हम लोगों की गल्फ ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, UNFCCC सेक्रेटेरिएट है एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इन्होंने अनवील किया है एक ऑनलाइन GET, दैट इज योर ग्रीन इवेंट्स टूल, क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है इको फ्रेंडली इवेंट्स को। ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 इन ग्लासगो। फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ग्लासगो में, स्कॉटलैंड 2021 में। और इसका ये एम है कि ये नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ इवेंट्स को रिड्यूस कर सके, ठीक है, इंक्लूडिंग कार्बन फुटप्रिंट, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम। So the Global Climate Observing System Implementation Plan 2022 was released by WMO, which is your World Meteorological Organization। इसमें हम लोग गैप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं अर्थ ऑब्जर्वेशंस में, और ऐसे एरियाज जिनको रिक्वायरमेंट है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये रेगुलरली असेस करता है हमारे ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस के स्टेटस को, एटमॉस्फेयर के, ओशन के, लैंड के, और गाइडेंस देता है हमें इंप्रूवमेंट के लिए। अब इसको को स्पॉन्सर किया गया है WMO ने, इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, UNEP and International Science Council। Okay, so GCOS, that is your Global Climate Observing System, it is co-sponsored by WMO, Intergovernmental Oceanographic Commission, United Nations Environment Program, and International Science Council। Next we have Global Alliance for Industrial Decarbonization। तो जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, जो कि co-founding partner है Siemens Energy and 13 companies including Tata Steel and Jindal Steelworks, they have launched this Global Alliance for Industry Decarbonization। So decarbonization का basically क्या है ये? It is a process of reducing anthropogenic CO2 emissions। So carbon emissions के बारे में हमने already discuss किया हुआ है कि carbon emissions का major contribution anthropogenic activities के थ्रू ही होता है। तो इसको हम लोग कैसे reduce करेंगे, ये सारा इस चीज में डिस्कस करने वाले हैं, इस अलायंस में डिस्कस होगा। और ये बाली डिक्लेरेशन के अंडर फॉर्म किया गया है। इसका एम ये है कि ये नेट जीरो एम्बिशंस और डिकार्बनाइजेशन को एक्सेलरेट करें इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन में, पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट गोल्स के अलाइनमेंट में। ये डायलॉग स्ट्रेंथन करेगा और एक्शंस को कोऑर्डिनेट करेगा बाय डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डिफरेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है इस अलायंस की, ये UNFCCC COP27 में होगी। Next we have climate mitigation and adaptation। So India's updated NDCs। अब climate mitigation and adaptation में है क्या? इधर पे फर्स्ट न्यूज दी गई है इंडिया की अपडेटेड NDCs। NDCs are your
nationally determined contributions. So 2020 के क्लाइमेट एक्शंस के बाद पेरिस एग्रीमेंट फ्रॉम ईच पार्टी, पेरिस एग्रीमेंट में हर एक पार्टी से रिक्वेस्ट किया गया ये कि अपने एनडीसीज को ये रिवाइज करें. ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट साइन किया गया बाय द कंट्रीज ड्यूरिंग COP26 of UNFCCC and requested parties to revisit and strengthen the 2030 targets in the NDCs by the end of 2022. तो COP26 में ये रिक्वेस्ट किया गया ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में जितने भी कंट्रीज ने साइन किया, इन सबको बोला गया कि ये अपने अपने एनडीसीज को एक बार फिर से रिविजिट करें और उसे रिवाइज करें. और इस एनडीसीज में नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में कंट्रीज क्या कम्युनिकेट करेगी, एक तो वो क्या एक्शंस लेने वाली है कि वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस कर सके. सेकेंडली उनके क्या रेजिलियंस है, उन्होंने क्या क्या लिया है, क्या क्या एक्शंस वो लोग ले रहे हैं कि वो राइजिंग टेम्परेचर्स को कम कर सके. और यहाँ पर ये बोला गया है कि एनडीसीज बेसिकली हर 5 साल में UNFCCC सेक्रेटेरिएट को सबमिट किया जाना चाहिए. And manifestation of the Paris Agreement ratcheting mechanism wherein countries must revise their pledges to be more ambitious every 5 years. और ये ऐसा बोला गया है कि हर 5 साल में जो जो कंट्रीज इसके साइन किए हुए हैं, इस ट्रीटी को साइन किया है, वो लोग अपने अपने गोल्स को रिविजिट करें एंड रिवाइज करें. अब ये न्यूज में क्यों था, अभी हमने समझ लिया कि ये होता क्या है, ठीक है, ये हमने समझ लिया एनडीसीज है क्या. अब ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज इंडिया ने रिसेंटली सबमिट किया है अपना अपडेटेड एनडीसी. किसे सबमिट करना था ये, UNFCCC के सेक्रेटेरिएट को. ठीक है, तो इंडिया के एनडीसी की अगर आप बात करो तो इसका जो फर्स्ट एनडीसी था, इंडिया का फर्स्ट एनडीसी UNFCCC को दिया गया 2015 में. अभी के अगर एनडीसीज अपडेटेड एनडीसीज की बात करो तो यहाँ पर बोला गया द प्रिपेयर्ड आफ्टर केयरफुली कंसिडरिंग इंडियाज नेशनल सर्कमस्टेंसेस and the principle of common but different responsibilities and respective capabilities, that is your CBDR-RC. और इंडिया का एक ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करता है ये टू क्लीनर एनर्जी फॉर द पीरियड 2021 to 30. It updates 2 of the 3 quantitative targets of 2015 NDCs related to emissions, intensity and share of non-fossil fuel in installed electricity capacity. तो 3 में से 2 को अपडेट किया है एनडीसीज में जो 2015 में दिया गया था और नॉन फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड है ये. 2 पंचामित्र कमेटी बनाई गई है. ओके, नॉट कन्वर्टेड इनटू ऑफिशियल टारगेट्स अभी तक ने, दैट इज योर 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी और एमिशंस ऑफ एटलीस्ट 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030. तो ये 2 पंचामृत कमिटमेंट्स की है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी जनरेट करेंगे और एमिशंस जो है उसको रिड्यूस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज योर इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. क्वांटिटेटिव टारगेट्स की अगर आप बात करो तो यहाँ पर रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी. प्रीवियसली दिया गया था 33 से 35 बाय 33 to 35%. ओके, यहाँ पर बोला गया अपडेटेड में 45% तक के 2030 का रिड्यूस करना है और एस्टिमेटेड ये है कि 28% 2005 के लेवल से हमें कम करना है. क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर आप बात करो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी तो यहाँ पर 40% था, यहाँ 50 है. और ऐसा बोला गया है कि 42.3% अचीव हो गया बाय द एंड ऑफ नवंबर 2022. एंड यहाँ पर बोला गया क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. पहले था 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट और यहाँ पर पहले की तरह ये 2.5 to 3 बिलियन. ओके, उसके बाद में पहले बोला गया था कि ये एक हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को सपोर्ट करेगा, प्रोपोगेट करेगा. अपडेटेड एनडीसीज में भी यही दिया गया है कि वो एक मास मूवमेंट लाइफ इसको प्रमोट करें, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एज अ की टू कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज. प्रीवियसली एनडीसी 2015 में बोला गया था दे विल अडॉप्ट द क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ. सेम है जो कि अभी भी. बेटर अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज बाय एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट. ओके, ये भी सेम है पहले की तरह ही, 2015 की जो था वही है. Next is mobilize domestic and new additional funds from developed countries to implement the above mitigation and adaptation actions in view of the resources. This is also same. And the last one is build capacities, create domestic framework and international architecture for quick diffusion, okay, of cutting edge climate technology. So you just read it out once in detail. इतना आपको याद रखना है NDCs के target. Next news we have adaptation gap report 2022. तो ये न्यूज में क्यों है, ये बेसिकली अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 ये रिलीज की गई है बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसका टाइटल था टू लिटिल टू स्लो. ओके, तो टू लिटिल टू स्लो ये इसका रिपोर्ट का नाम था. इसकी की फाइंडिंग्स देख लेते हैं कि 8 कंट्रीज 10 में से
एटलीस्ट एक नेशनल अडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट रखती है। जैसे कि अगर आप देखो तो जो पार्टीज है यूएनएफ ट्रिपल सी की, उसकी 84% कंट्रीज एक प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट कैरी करती है। ओके, ये कंबाइन करती है अडेप्टेशन और मिटिगेशन फाइनेंस फ्लो को, जो कि गिर गए थे एटलीस्ट लाइक ऐसा बोला जाता है कि यूएस $17 बिलियन शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल में $100 बिलियन का जो प्लेज था डेवलपिंग कंट्रीज का। एडेप्टेशन फाइनेंस गैप की बात करती है ये, कि ये कम से कम 5 से 10 टाइम ज्यादा होगा जो अभी करंट इंटरनेशनल एडेप्टेशन फाइनेंस फ्लो है उससे। ठीक है, अभी थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। ये इसकी जेनेसिस की बात करो तो ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। और ये आउटकम किसका था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। ये क्या करता है? ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा, जो कि हमारे एनवायरमेंटल डायमेंशन को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सर्व करता है। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा सेट करता है। मेंबरशिप की अगर आप बात करो तो यूएनईपी में 193 मेंबर स्टेट्स है। अब इंडिया इसका मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। ओके, नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक यूएन 2030 के एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अम्ब्रेला में काम कर रहा है, by identifying and addressing the most relevant environmental issues of our time. Okay, depends on voluntary contribution for 95% of its income। जो भी इसकी मेंबरी कंट्रीज है ये लोग वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने इनकम का 95% ये लोग इसी से ही लेते हैं। And it administers or provides secretariat functions for many multilateral environmental agreements। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये देखो ये रिपोर्ट्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, adaptation gap report, triple emergency, cooling emission and policy synthesis report published by UNEP in association with cooling emission and policy synthesis report। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये रिपोर्ट्स के नाम ये आपको याद रखना है बिकॉज ये एग्जाम में आने के चांसेस है। डायरेक्टली आता है क्वेश्चन रिपोर्ट्स के ऊपर कि इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। ओके, अब ये कुछ एग्रीमेंट्स है यहाँ पर जो एडमिनिस्टर्ड है बाय यूएनईपी से, तो ये आप इसको एक बार रीड करो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको बॉन कन्वेंशन दिख रहा है, देन साइट्स है, वेना कन्वेंशन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड सो ऑन। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूज है यहाँ पर, दैट इज योर एमिशन गैप रिपोर्ट 2022। इट वाज रिलीज्ड बाय यूएनईपी। इट इज एन एनुअल रिपोर्ट दैट असेस द एमिशन गैप। इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं कि ये ट्रैक करता है ऐसे मेथड्स को जो लिमिट करेगा ग्लोबल वार्मिंग को बिलो 2.0 डिग्री सेल्सियस एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस का रिडक्शन होगा बाय 30% एंड 45% रिस्पेक्टिवली। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है आफ्टर चाइना एंड यूएस, लेकिन इसका जो पर कैपिटा एमिशन है वो काफी कम है, एट द वर्ल्ड एवरेज एट 2.4। The bottom 50% of the household contribute 12% of the global total greenhouse gas emissions, whereas the top 1% emit contribute 17% of the total। तो ये याद रखना है आपको। अगर आप एमिशन गैप के टर्म की बात करो तो ये एक ऐसा गैप होता है बिटवीन द प्लेजेस टेकन बाय डिफरेंट कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड द एस्टिमेटेड रिडक्शन। मतलब कि अगर आपने समझ लो टारगेट सेट किया था 3 डिग्री सेल्सियस का रिडक्शन का, बट एक्चुअल में हो पाया है सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस का रिडक्शन, तो इसमें आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 डिग्री का। ओके, तो ये जो 1 डिग्री है ये आपका एमिशन गैप है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। अब ये न्यूज में क्यों था? नीति आयोग लॉन्च कर चुका है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क को, और उसका मैकेनिज्म भी इंडिया में उसने डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इनिशिएटिव फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेजेस इन इंडिया। तो अगर आप इनिशिएटिव की बात करो तो इनिशिएटिव में आप देखोगे कि हमारा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने एस्टैब्लिश किया हुआ है। वन सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
Okay, so National Center of Excellence, this is establishment of two National Center of Excellence in the carbon capture utilization storage at IIT Bombay and JNCASR बेंगलुरु। अब ये सेंटर्स का काम क्या होगा कि ये लोग कैप्चर करेंगे और मैपिंग करेंगे, करंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होंगे, ये इनोवेशन एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ये लोग फैसिलिटेट करें कि कैप्चरिंग मैपिंग ये जो भी होगा ये इससे रिलेटेड, कार्बन कैप्चर से रिलेटेड सारी डिटेल्स ये लोग इसमें इनोवेशन और रिसर्च के नेटवर्क्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे तो विद इंडस्ट्रीज एंड स्टेक होल्डर्स। Mission Innovation Challenge on CCUS to enable near zero carbon emissions from power plants and carbon intensive industries. Accelerating CCS technologies to facilitate research and development and innovations जो लीड करेंगे डेवलपमेंट के लिए जो सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसका एम ये है कि ये डेवलप करे और इम्प्लीमेंट करे ऐसा फ्रेमवर्क जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है कार्बन कैप्चर से रिलेटेड। और ये इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी जो एमिशन रिडक्शन की स्ट्रैटेजी है इसको कैसे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं इस पे भी काम करेगा। अगर आप कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज की बात करते हो तो ये बोलता है कि जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजीज बनाएंगे जिसमें हम लोग रिमूव करेंगे CO2 को फ्लू गैस से और एटमॉस्फेयर से बाय रिसाइकलिंग द कार्बन फॉर यूटिलाइजेशन एंड डिटरमाइनिंग सेफ एंड परमानेंट स्टोरेज ऑप्शन। ठीक है, तो कार्बन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम लोग टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं इसका ये काम होगा, और उसको कैसे हम लोग स्टोर करके फ्यूचर यूज के लिए रखेंगे ये इधर पे बेसिकली डील किया जाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पर बोला गया है कि देखो कैप्चरिंग है, ओके, कैप्चर करके आप इसको फिर ट्रांसपोर्ट करोगे, स्टोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एक साइकिल दिया हुआ है कि किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ पर फ्लू गैस की बात करो आप तो ये ऑयल से, नेचुरल गैस से, वुड से और जो दूसरे फ्यूल्स है जो कंबस्ट किए गए इंडस्ट्रियल फर्नेस में इसके थ्रू ये आता है। ओके, एंड CO2 कैप्चर्ड यूजिंग CCU टेक्नोलॉजीज आर कन्वर्टेड इनटू फ्यूल, और जो भी CCU टेक्नोलॉजीज के थ्रू कार्बन को कैप्चर किया जाएगा उसको फ्यूल्स में हम कन्वर्ट करेंगे जैसे मीथेन एंड मेथनॉल, और रेफ्रिजरेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल एक्सेट्रा में इसको यूज कर सकते हैं। और कैप्चर्ड गैस ये डायरेक्टली यूज की जा सकती है फायर एक्सटिंग्विशर्स में, फार्मा प्रोडक्ट्स में, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी। अभी यहाँ पर देखो अगर आप तो डिफरेंट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का अलग अलग एप्लीकेशंस है, जैसे कि एक टेक्नोलॉजी है यहाँ पर आपकी केमिकल सॉल्वेंट, यहाँ देख सकते हो आप केमिकल सॉल्वेंट है। इट डील्स विद गैस स्ट्रीम्स दैट आर लीन इन CO2 एंड दे हैव रिलेटिवली लोअर प्रेशर। फिजिकल सॉल्वेंट की बात करो आप तो ये ऐसी गैस स्ट्रीम्स पे काम करती है जहां पर हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर है। एड्सॉर्प्शन की अगर आप बात करो तो ये गैस स्ट्रीम विद मॉडरेट टू हाई प्रेशर के लिए सुटेबल है और मॉडरेट कार्बन कॉन्सेंट्रेशन के लिए सुटेबल है, जैसे कि स्टीम, मीथेन, रिफॉर्मिंग फ्लू गैस। एंड नेक्स्ट इज योर क्रायोजेनिक सेपरेशन, इट इज प्रिफर्ड इन केसेस वेयर कॉस्ट ऑफ पावर इज लो। ओके, तो ये आपके है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। नेक्स्ट वी हैव यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। अब ये है क्या, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसिडर करने की सोचा है कि वो इंप्लीमेंट करेंगे कार्बन ट्रेडिंग स्कीम को जो सब्स्यूम करेंगे सारे कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स को इंडिया में। अगर आप इसको और डिटेल में समझो तो ये न्यूज में ये दिया गया है कि गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि वो वॉलंटरी कार्बन मार्केट को प्रपोज करें और शिफ्ट करें टू कैप एंड ट्रेड, जहां पर इंडस्ट्रीज को एमिशन टारगेट्स दिया जाएगा जैसे कि यूरोपियन यूनियन के एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट्स में दिया जाता है। सो कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन एमिशन ट्रेडिंग है क्या, ये एक मार्केट बेस्ड सिस्टम होगा जहां पर बाइंग एंड सेलिंग permits and credits for carbon emission, and it is most used model cap and trade. The idea of cap and trade originated with the Kyoto protocol. अब यहाँ पर देखो कि कार्बन ट्रेडिंग का क्या, एक सेट, एक कैप हम सेट करेंगे, परमिट इशू करेंगे और बाइंग एंड सेलिंग होगा इस परमिट का। तो जितना कार्बन ट्रेड हो रहा है जैसे हमने देखा था ना दैट प्रोड्यूसर्स विल पे, ओके, जो जनरेट करेगा वही पे करेगा। ओके, उस तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इसमें। सो क्योटो प्रोटोकॉल ने 3 मार्केट मैकेनिज्म क्रिएट किए हैं। फर्स्ट इज योर एमिशन ट्रेडिंग, नेक्स्ट इज योर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। Paris Agreement under Article 6 also created a market mechanism and a framework for non-market approaches mechanism, and it can exist at international, national, state और local level। जैसे कि एग्जाम्पल की आप बात करो तो चाइना ने 2021 में लॉन्च किया था वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कार्बन एमिशन ट्रेडिंग मार्केट। क्लियर?
रिलेटेड न्यूज के देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर दिया गया डिजिटल मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम। तो जैसे जैसे पार्टिसिपेशन के लिए कार्बन मार्केट्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज गोल्स को भी हमें ध्यान रखना है और डिजिटल मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि हम रिडक्शंस को ट्रैक कर सके ग्रीन हाउस गैस एमिशन के। और ये फर्स्ट स्टेप है इन एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ पोस्ट 2022 पोस्ट 2020 कार्बन मार्केट्स and it is based on artificial intelligence, machine learning, blockchain, smart sensor, drones, etc. ओके तो यहाँ थोड़ा सा देख लो एग्जिस्टिंग कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म कैसा चलता है। पहले आपका था ये आपका यहाँ पर देखो, पहले नहीं अभी भी है, जैसे कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है और यहाँ पर है आपका ES सर्ट्स, दैट इज एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स अंडर परफॉर्म ट्रेड एंड अचीव स्किप। वन REC is treated as equivalent to 1 megawatt. ओके megawatt hertz समथिंग है, MWH आप यूनिट देख लेना प्लीज, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग। E-certs are issued by central government. It can also be bought voluntarily by entities. Two categories of RECs, renewable energy की दो categories है, एक solar है एक non solar है, and it is traded only on the Central Electricity Regulatory Commission approved power exchanges. Okay, और यहाँ पर अगर आप बात करो तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स है दैट ट्रेडेड ऑन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है अदर क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज एंड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट दिया गया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत Palin Jammu has become the India's first carbon neutral panchayat. Carbon neutrality है क्या? So it is basically a balance between emitting carbon and absorbing carbon. Okay, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की अगर आप बात करो तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करना और स्टोर करना। ओके ये होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है, बैलेंस को हमें मेंटेन करना है, जैसे हम कार्बन कितना एमिट कर रहे हैं और कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं कार्बन सिंक्स के थ्रू। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स, फर्स्ट टाइम जब से हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस आई है, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है एक ब्रेकअप ऑफ कॉन्गर आइस शेल्फ इन ईस्टर्न एंटार्क्टिका में। इसका रीजन क्या है, टेम्परेचर राइज। ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ और साउथ पोल को वार्म होता हुआ देखा जा रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डिस्पाइट अपोजिट सीजन। ऑल्सो इधर पे बताया गया है कि जो न्यू रिसर्च है वो हाईलाइट कर रही है कि एंटार्क्टिका इज अप्रोचिंग अ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट बाय 2060, जहां पर एंटार्क्टिक का जो आइस है वो एक रनवे रेट के लाइक पॉइंट पे ये करेगा, मेल्ट करेगा। ठीक है, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स की अगर आप बात करो, यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर एक स्मॉल चेंज भी पूरे अर्थ सिस्टम को एब्रप्ट या इरिवर्सिबल चेंज में डाल सकता है। मतलब ऐसा चेंज हो सकता है जो कभी भी हम लोग उसको ठीक ना कर पाए। तो ग्लोबली ऐसे 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं जिसमें अंटार्कटिक आइस शीट भी आता है। द वेरी फर्स्ट इज योर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज आर्कटिक सी आइस, Atlantic circulation, boreal forest, coral reef, Greenland ice sheet, permafrost melting, West Antarctic ice sheet and Wilkes Basin। तो ये आपको 9 टिपिंग पॉइंट्स याद रखना है जिसमें अगर कुछ भी चेंज आता है तो इरिवर्सिबल चेंज हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड ग्रीन वॉशिंग। तो RBI के डेप्यूटी गवर्नर ने एक टेक्सोनॉमी को डिक्लेयर किया है जो कि है ग्रीन फाइनेंस के ऊपर, जो अवॉइड करेगा रिस्क को, जो रिस्क हो रही है ग्रीन वॉशिंग के थ्रू। ये ग्रीन वॉशिंग एक ऐसा टर्म है जिसको फर्स्ट टाइम कॉइन किया था 1986 में बाय जय वेस्टरवर्ल्ड। So it is a practice of misleading general public into believing that companies, sovereigns or civic administrators are doing more for the environment than they actually are. और इसमें हमें देखना को मिलेगा कि इसमें काफी सारी ऐसी पॉलिसीज हैं, प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और लेस डैमेजिंग है। ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग के ये कुछ पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर आप देख लो कि फॉर्म्स कौन से। एक तो होता है आपका फिबिंग, जिसमें हम एनवायरमेंट को हम क्लेम करते हैं दैट दे आर सिंपली फॉल्स, एंड वेगनेस है लाइक बीइंग पर्पसली नॉन स्पेसिफिक अबाउट ऑपरेशंस और मटेरियल, लेस इविल्स, इररिलेवेंस, हिडन ट्रेड ऑफ एंड नो प्रूफ। ओके, तो ये फॉर्म्स है ग्रीन वॉशिंग के, मतलब हम दिखाते हैं कि हम लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली यूज कर रहे हैं बट एक्चुअल में नहीं होता। नेक्स्ट वी हैव किलिंग कर्व। तो CO2 लेवल्स जो मेजर्ड किए गए थे मोना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी हवाई में रन बाय US नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो अभी कंपैरेबल है जो कि व्हाट दे वर फॉर 4 मिलियन इयर्स अगो। अगर आप मोना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी की बात करो तो यहाँ पर ये साइट है जो डेली रिकॉर्ड करती है ग्लोबल एटमॉस्फेयर कॉन्सेंट्रेशन को, CO2 कॉन्सेंट्रेशन को सिंस 1958 अंडर कीलिंग कर्व। ठीक है,
तो एग्जाम में आने के चांसेस है ये किलिंग कर्व क्या है. सो किलिंग कर्व बेसिकली एक ऐसा लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड है एटमॉस्फेरिक CO2 का वर्ल्ड में, जो नेम किया गया है आफ्टर डॉक्टर चार्ल्स डेविड किलिंग. ओके. And other gases are also measured such as carbon monoxide, methane, nitrous oxide, sulfur dioxide, etc. Clear? Now let us have a look on reports and indices. The first one is State of the Global Climate Report 2021. So State of the Global Climate Report को रिलीज किया है WMO ने, that is your World Meteorological Organization. और ये हमें क्लाइमेट इंडिकेटर्स जैसे टेम्परेचर हो गया, ओशन हीट हो गया, ओशन एसिडिफिकेशन हो गया, आइस ग्लेशियर्स है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, इसके ऊपर हमें डिटेल्स प्रोवाइड करती है और ये कॉम्प्लीमेंट करती है IPCC के 6th असेसमेंट रिपोर्ट को. ठीक है. तो अब थोड़ा सा WMO के बारे में पढ़ लेते हैं. WMO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टैब्लिश की गई थी बाय द रैटिफिकेशन ऑफ द WMO कन्वेंशन इन 1950. It originates from the International Meteorological Organization which dates back to 1873. और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को डेडिकेटेड है on the state of behavior of the Earth's atmosphere, its interaction with the land and ocean, the weather and climate, etc. मेंबरशिप की अगर आप बात करो तो 193 मेंबर है, स्टेट्स एंड टेरिटरीज है, इंडिया इज अ मेंबर टू इट. एंड अदर की इंफॉर्मेशन, इट इज अ सुप्रीम बॉडी. its supreme body is the World Meteorological Congress and it is a specialized agency of the United Nations. Got it? So I hope World Meteorological Organization को आपको सारी डिटेल्स समझ में आ गई है और इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हो जेनेवा स्विट्जरलैंड में. Got it? नेक्स्ट इसकी की फाइंडिंग्स देखते हैं. ग्लोबल मीन सी लेवल एक नया रिकॉर्ड रीच कर चुका है 2021 में, जिसमें हमें राइजिंग देखने को मिली है, राइज देखने को मिली है, एन एवरेज ऑफ 4.5 मिलीमीटर पर ईयर ओवर द पीरियड 2013 to 21. Sea level and almost the entire Indian coast, it is rising faster than the global average. Okay. Then countries with the highest number of internal displacement due to hydrometeorological hazard, China, Vietnam and Philippines. यहाँ पर ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलेगी. नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं. ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022. It is again released by WMO in partnership with Intergovernmental Oceanography Commission of UNESCO and other GOOS partners, that is your Global Ocean Observing System partners, annually in 2017. अगर आप ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम की बात करो तो ये एक परमानेंट ग्लोबल सिस्टम है ऑब्जर्वेशंस का, मॉडलिंग का एंड एनालिसिस ऑफ मरीन एंड ओशन डेटा. It is highlighted because for the biological observation for the first time and identifies the gap in system, pointed at inequality in operational services across oceans like India, Atlantic and Southern Ocean. Next is your Greenhouse Gas Bulletin 2022. इसको भी WMO रिलीज करता है हर साल. अब इसकी की फाइंडिंग्स ये है कि एटमॉस्फेरिक लेवल जो है 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस के, इसमें नया रिकॉर्ड देखने को मिला है. जो 3 गैसेस है वो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. And emissions will also increase by 10.6% by 2030 from 2010 levels. So ये findings है इस report की greenhouse gas bulletin. Next is your climate investment opportunities in India's cooling sector. It is released by World Bank. इसकी key highlights देख लेते हैं. By 2030, over 160 to 200 million people across India could be exposed to lethal heat waves annually. ठीक है. तो यहाँ पर ये बोलती है कि ये रिपोर्ट बोलती है कि 2030 तक के 160 से 200 मिलियन लोग हीट वेव्स को एक्सपोज होंगे. उसके बाद में जॉब लॉसेस हम देखेंगे. बाय 2030 34 मिलियन पीपल विल फेस जॉब लॉस बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रेस. And by 2037, demand for cooling, which is likely to be 8 times more than the current levels, leading to expected rise of 435% in annual greenhouse gas emissions over next 2 decades. अभी तक के देखो, हमने अभी तक के सारी न्यूज में जितनी भी चीजें थी उसमें ये समझा कि कहाँ कहाँ पर कंट्रीज एफर्ट्स ले रही हैं कि वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम कर सके. लेकिन यहाँ पर ये रिपोर्ट तो शॉकिंग रिवलेशंस कर रही है कि हम लोग 2037 तक के जो कूलेंट्स की जो डिमांड है वो राइज होगी, एक्सपेक्टेड राइज होगी, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 435% के राइज देखने को मिलेगा जिसमें. ओके. Next we have Climate and Development on Agenda for Action. This is also released by World Bank.
और ये कंपाइल करता है, हार्मोनाइज करता है रिजल्ट्स को, जो वर्ल्ड बैंक की ग्रुप है, कंट्रीज क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, इसके ऊपर। ये एक न्यू कोर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है जो इंटीग्रेट करती है क्लाइमेट चेंज को और डेवलपमेंटल कंसिडरेशंस को। और इसमें 24 कंट्री को कवर किया गया है दैट अकाउंट फॉर 34% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन। नेक्स्ट यू हैव नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट टू 2022। इसको रिलीज किया है यूएनएफसीसीसी ने। हमने देखा था कि हर एक कंट्री अपने एनडीसीज जो भी असाइंड कर चुकी है इसको, ये यूएनएफसीसीसी को हर 5 साल में अपने एनडीसीज, अपडेटेड एनडीसीज सबमिट करेगी। एंड दिस इज द सेकंड सच रिपोर्ट. It is an annual summary of climate commitment made by countries and the impact on greenhouse gas emission. Or analyzed NDCs of 193 parties to the Paris Agreement, including up 24 updated or new NDCs submitted after COP26 Glasgow. की हाइलाइट्स की अगर आप बात करो तो यहाँ पर बोला गया है कि जो टोटल कार्बन एमिशंस है, they are likely to use up by 86% of the remaining carbon budget, and combined climate pledges could put the world on track for about 2.5 degrees Celsius of temperature rise by 2100, जो रेंज सेट की गई है 22.1 डिग्री सेल्सियस टू 2.9 डिग्री सेल्सियस से। ओके, नेक्स्ट याद रखना है आपको ये इन्वेस्टिंग इन कार्बन न्यूट्रलिटी, यूटोपिया ऑफ द न्यू ग्रीन वेव। ये बेसिकली रिलीज हुई है बाय यूएन FAO, दैट इज योर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दिस इज योर EBRD। कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो कार्बन एमिशंस की बात करें तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो एंथ्रोपोजेनिक कार्बन एमिशंस है, दे आर बैलेंस्ड बाय कार्बन एंथ्रोपोजेनिक कार्बन टू कार्बन रिमूवल्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। नेक्स्ट इज योर स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2022. दिस वाज रिलीज्ड बाय क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल क्लाइमेट चेंज चैंपियन, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट्स एंड अदर्स, they have released this, and it provides a comprehensive assessment of the global climate gap in climate action across the world's highest emitting system. Next we have climate transparency report. इसको रिलीज करती है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी। ये है क्या? ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जो एक शेयर्ड मिशन रखती है, जिसमें रेस टू द टॉप दिया गया इन क्लाइमेट एक्शन इन G20 कंट्रीज थ्रू एनहांस ट्रांसपेरेंसी। और इसकी हाइलाइट्स देखते हैं कि जो G20 मेंबर्स ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अराउंड 3/4 ऑफ द ग्लोबल एमिशन, and 6 G20 members including India did not sign the global methane pledge. और ये हमने डिस्कस किया था कि हमने मीथेन प्लेज क्यों नहीं साइन किया, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, हमारे ट्रेड पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल कार्बन बजट 2022 रिपोर्ट. इट इज रिलीज्ड बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश इन 2021. ओके, और इसका एम देख लेते हैं. इट इज एम टू डेवलप कंप्लीट पिक्चर ऑफ ग्लोबल कार्बन साइकिल. इसकी हाइलाइट्स की अगर आप बात करो तो ग्लोबल कार्बन कॉन्सेंट्रेशन एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर चुकी है. Atmospheric carbon concentration are now 51% above pre-industrial levels, and projected carbon emission decrease in China and European Union but increase in US, India 6% and rest of the world. ठीक है, इंडिया में 6% राइज देखने को मिला है और बाकी सारे वर्ल्ड की कंट्रीज में भी. नेक्स्ट यू हैव क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023. इट इज रिलीज बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क. It evaluates 59 countries and European Union including India. Looks at 4 categories: greenhouse gas emissions, renewable energy, energy use and climate policies. Okay, तो यहाँ पर ये 4 कैटेगरी याद रखनी है आपको. और ये इम्प्लीमेंटेशन जो पेरिस एग्रीमेंट में जो जो डिसाइड हुआ है दूसरी कंट्रीज से, उसके भी इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करती है ये रिपोर्ट. ओके, इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं कि फर्स्ट 3 प्लेसेस आर लेफ्ट एम्प्टी, सो एज नो कंट्री परफॉर्म वेल इनफ. डेनमार्क रैंक्ड 4 एंड इंडिया रैंक्ड 8, और अभी इसके 2 स्पॉट्स इंक्रीज हुए हैं. ठीक है, इट रोज 2 स्पॉट्स. कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट, अब इसको रिलीज करता है आपका सेक्रेटेरिएट ऑफ कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन. ये है क्या? एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो लीडर्स को, जो गवर्नमेंट है, अलग अलग लीडर्स, इनको साथ लाता है, सिविल सोसाइटी और एकेडेमिया को, ताकि वो ग्लोबल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग रख सकें. दे शुड अंडरस्टैंड द कार्बन प्राइसिंग एज अ टूल फॉर एक्सेलरेटिंग एंड फाइनेंसिंग इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन. It is prepared to review global development in carbon pricing implications of a carbon market growth. और इसकी की फाइंडिंग्स की अगर आप बात करो तो less than 4% of global emissions are currently covered by carbon price. Okay, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना याद रखना है आपको कि इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है और इसको कौन रिलीज कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव द वर्ल्ड हेरिटेज ग्लोबल
the World Heritage Glacier Report. It is released jointly by UNESCO and IUCN. Okay, इसको कौन रिलीज कर रहा है? यूनेस्को एंड IUCN इसको रिलीज कर रहे हैं. इसकी की फाइंडिंग्स की अगर आप बात करो तो 1/3 of the glaciers among the world heritage sites will disappear by 2050. Glaciers identified in 50 sites on the UNESCO World Heritage List. ओके, ग्लेशियर्स एरिया ऑफ इंडिया की अगर आप बात करो तो ये आप मैप में देख लो, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है. ओके, छोटा चिगरी ग्लेशियर है, गंगोत्री, कामेट एरिया, नंदा देवी एरिया, कांचनजंगा. ओके, तो ये सारी चीज आप देखो, ग्लेशियराइज्ड एरिया ऑफ इंडिया. क्लियर. नेक्स्ट यू हैव फाइनेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन, scaling up investment for climate and development program. This is Williams independent high-level export group on climate finance, and this group was launched in 2021 by COP26 and 27 presidencies and United Nations climate change high-level champions. इसका status अगर आप देखो तो ये है कि 90% of the total CF climate finance is targeting mitigation activities. Most CFs were raised as debt of only 16% was low cost. Most financing remains in its country of origin, and emerging markets and developing economies except China will need $2 trillion per year by 2030. तो भैया चेंज लाना है तो फाइनेंस तो लगेगा ही. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये रिपोर्ट को कवर किया है. जस्ट अ मिनट. ओके, तो यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट चालू होगा जो है आपका पोल्यूशन. ठीक है, तो पोल्यूशन को हम कंट्रोल देखेंगे अगले वीडियो में. आई होप कि यहाँ तक कि आपको सारी चीजें समझ में आई. अगर आप देखो बेटा, ये एक्चुअली आपका एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ वीडियो है, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ. और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करने हैं, हमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है. जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमें याद रखना है, और उससे बेसिस रिलेटेड जो हमारा फैक्चुअल डेटा होता है वो हमें बस ध्यान में रखना है. एनवायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज कर रही है, कौन सी बॉडी इसे रिलीज कर रही है, इसको ध्यान में रखना होता है और कॉन्सेप्ट को समझना होता है. ठीक है, तो इससे ज्यादा एग्जाम में आप सभी देखते हो कि यूपीएससी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा नोबडी कैन से. सो जितना हो सकता है इसको बार बार रिवाइज करो. इसके लिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज अभी तक के हम लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाई हो चुकी होती है, हमें स्टैटिक नॉलेज होता है, और अभी यह सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी न्यूज में सुन चुके हैं. ठीक है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ रिविजन वीडियो है, इसको आप देखिए और आप अपने खुद के सेल्फ नोट सेल्फ पॉइंट्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ और सजेशन होना चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, thank you so much, thank you for watching. We'll continue from this part pollution in the next video. Thank you.